Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. नियम हो या कायदा, यूपी में रहना है तो मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन लगता है कि कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। शाहजहांपुर में इसी की मिसाल देखने को मिली। यह अराजक गैंग ने वही गलती की जो कुछ दिन पहले गाजीपुर में की गई थी। एनकाउंटर का विरोध किया और योगी फोर्स के साथ बदसलूकी कर हंगामा किया। लिहाजा शाहजहांपुर में मौके पर इस गैंग के लोगों को लाठी वाला सबक सिखाया गया है और चर्चा है कि बुलडोजर वाला सबक भी जल्द दिया जा सकता है। सरकार किसी भी प्रकार के राजकता गुंडागर्दी को पनपने नहीं देगी। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य भी करेंगे। पुलिस की लाठियां बरस रही, ताबड़तोड़, बेहिसाब, बिना रुके। थाना घेर कर हंगामा कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस पीट रही है। जिन लोगों की योगी फोर्स तोड़ाई कर रही है, उन्होंने कुछ देर पहले चांदपुर पुलिस चौकी को घेर रखा था। बच्चे, महिलाएं, युवा सभी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। पुलिस पहले तो सब्र करती रही, लेकिन जब मामला तनावपूर्ण हुआ तो पुलिस ने हंगामा करने वालों को लाठी वाला सबक सिखा दिया। शाहजहांपुर में भीड़ ने पुलिस चौकी घेरी, पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी की, हंगामा किया। ये सारा हंगामा हुआ क्यों, अब उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल 2 दिन पहले पुलिस ने 1 साल की बच्ची से रेप के आरोपी गुड्डू नाम के शख्स का हाफ एनकाउंटर किया था। आरोप था कि पुलिस ने जब गुड्डू को घेरा तो उसने तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में गुड्डू के दोनों पैरों में गोली लगी और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के बाद से इलाके में तनाव पसरा हुआ था। गुरुवार को एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए गुड्डू के गांव वालों ने चौकी का घेराव कर हंगामा काट दिया। गांव वालों का कहना है कि गुड्डू पर लगे सभी आरोप फर्जी हैं। पुलिस अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उसे बलि का बकरा बना रही है। इस पे तो आरोप लगा है कि 1 साल बच्चे नहीं, उसने कहा कुछ भी नहीं करा है तो आरोप उसने करा है तो उसकी रिपोर्ट दी जाए। पुलिस ने उसके पैरों में जब गोली मारी एनकाउंटर उसके पास बताया कि तमंचा निकला गया। उधर पुलिस का कहना है कि ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को भड़काकर चांदपुर चौकी का घेराव करवाया। अब ग्राम प्रधान और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। ग्राम हरनोई के प्रधान ने उसके 2-3 साथियों के साथ भोले भाले ग्राम वासियों को अपने साथ मिलाकर चांदपुर चौकी के पास आरोपियों के पक्ष में नारेबाजी की गई। ग्रामीणों की भीड़ उग्र होने लगी, तभी पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया। ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर खुटार पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में हुई इस घटना से चंद रोज पहले गाजीपुर में भी कुछ ऐसा ही हंगामा हुआ था, जब हत्या के आरोपी और 50,000 के इनामी बदमाश कमलेश बिंद का पुलिस ने एनकाउंटर किया तो उसे फर्जी बताते हुए गुस्साई भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया था, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। पथराव की इस घटना को कमलेश के भाई और ग्राम प्रधान के इशारे पर अंजाम दिया गया था। अब योगी फोर्स उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है। 9 जून को आरोपियों के घर नोटिस लग चुके हैं। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में आरोपी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन की तरफ से जारी ध्वस्तीकरण के नोटिस को चुनौती दी है। गाजीपुर की ही तरह शाहजहांपुर में भी पुलिस चौकी घेर कर हंगामा करने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी है। अभी लाठीचार्ज हुआ है। खबर है कि हंगामा करने वालों के घरों पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है, यानी खाकी पर पथराव करने वालों को बुलडोजर सबक कभी भी सिखाया जा सकता है। क्योंकि सीएम योगी का साफ कहना है कि यूपी में कानून से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, फिर वो चाहे कोई भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में कट्टरपंथियों की ऐसी साजिश का खुलासा हुआ है जिसमें पहले तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया,
फिर उसी अवैध कब्जे को मस्जिद में बदल दिया गया। फिर मियां भाई ने वहां पर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। लेकिन कट्टरपंथी ये भूल गए थे कि योगी राज में अवैध की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसलिए जब मस्जिद नुमा मकान में आज वो नमाज पढ़ने पहुंचे तो वहां योगी पुलिस प्रशासन की तैनाती के बीच बुलडोजर का रास्ते दिखाई दिए। आगे क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। प्रशासन ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई करते हुए 50 फीट ऊंचे फारूक गेट को जमींदोज करा दिया। कब्जा कोई भी करेगा, कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका उसमें पानी जाता था पहले, पूर्व जानते हैं रिपोर्ट हुई थी उनके जमाने में, फिर ये बनके तैयार हो गए। प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना, कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। न वक्फ को जमीन हथियाने देंगे, न किसी कट्टरपंथी को, न ही किसी भूमाफिया को, न ही किसी प्रभावशाली शख्सियत को। योगी साफ कह चुके हैं कि अवैध कब्जे के खिलाफ उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही काम करेगी। यही वजह है कि बदायूं में न मस्जिद नुमा मकान बचा और न ही संभल में फारूक गेट का वजूद। योगी का पहलवान आया और दोनों अवैध कब्जों को ढहाकर अपने अगले मिशन के लिए रवाना हो गया। फारूक मियां की निशानी देखिए कैसे बुलडोजर ने मिटा दी। 50 फीट ऊंचा विशाल फारूक गेट देखिए कैसे मिनटों में मलबा हो गया। इस भव्य गेट को गुन्नौर तहसील के मुख्य तिराहे पर मोहम्मद फारूक अली ने अपने नाम से बनवा दिया था। मोहम्मद फारूक अली गुन्नौर नगर पंचायत में 5 बार चेयरमैन रह चुके हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए उन्होंने इस गेट का अवैध निर्माण कर दिया, जिस पर योगी के पहलवान का पंच ऐसा पड़ा कि एक झटके में 50 फीट का फारूक गेट जमींदोज हो गया। 2 बुलडोजर ने इसे गिराने का काम शुरू किया, जिसके बाद फारूक गेट थोड़ी ही देर बाद मलबा बन गया। ठीक वैसे ही जैसे हाल ही में चमन शाह की मजार और ईदगाह कमेटी के अवैध कब्जों पर बुलडोजर का कहर टूटा था। प्रशासन ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई करते हुए 50 फीट ऊंचे फारूक गेट को जमींदोज करा दिया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब नगर पंचायत जो बोर्ड है वो अब किसी महापुरुष या किसी सनातनी हिंदू के नाम पर विशाल और भव्य गेट बनाएगा। संभल में जहां पद का गलत फायदा उठाने वाले मियां जी का इलाज बुलडोजर ने किया, तो इधर अवैध मकान में नमाज पढ़ने वाले भाईजान को भी योगी के 1500 किलो के इसी पहलवान ने तगड़ा शॉक दिया। ये मस्जिद नुमा वही मकान है जो अवैध है। ये वही अवैध इमारत है जिसे मियां भाई ने मस्जिद में तब्दील कर दिया था, लेकिन अब इसका अस्तित्व नहीं बचा है। इसे गिराने के लिए भी 2-2 बुलडोजर आए। बुलडोजर के साथ कई थानों की पुलिस और प्रशासनिक अमले को देख वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। यह अवैध मस्जिद भाईजान ने कई साल पहले ग्राम समाज की बंजर जमीन को हथिया कर खड़ी की थी, जिसकी ग्राम प्रधान ने शिकायत की तो योगी के बुलडोजर ने उसे ध्वस्त करने का बीड़ा उठा लिया। यहाँ एक गड्ढा था तारा, जिसमें मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका उसमें पानी जाता था पहले। उसके बाद नहीं भरने के बाद में फिर इससे हमसे पूर्व जानते हैं रिपोर्ट हुई थी उनके ज़माने में, फिर ये बनके तैयार हो गए। उसके बाद सन 2022 में इसकी शिकायत माननीय तहसीलदार सदर, जिलाधिकारी सदर, जिलाधिकारी से की गई। एक बुलडोजर आगे से अवैध मकान को तोड़ रहा था तो देखिए दूसरे ने पीछे से मस्जिद नुमा मकान को ढहा दिया और ये मैसेज एक बार फिर दे दिया कि अवैध मकान में मस्जिद खोलोगे तो बुलडोजर जमींदोज करने से पीछे नहीं हटेगा। संभल हो या फिर बदायूं या फिर यूपी का कोई और जिला, योगी का बुलडोजर लगातार एक्शन मोड में है। साफ है जहां अवैध कब्जा मिलेगा वहां पंजा चलेगा ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंद दिनों के बाद आने वाले मुहर्रम त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए योगी फोर्स ने तैयारियां शुरू कर दी। जिन रास्तों से मुहर्रम का जुलूस निकलेगा वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मुहर्रम के दिन संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। मगर इस बीच प्रयागराज की बड़ा ताजिया कमेटी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान।
और ऐलान यह है कि इस बार बड़ा ताजिया कमेटी ना तो मुहर्रम पर ताजिया निकालेगी और ना ही जुलूस। आखिर ऐसा क्यों, देखिए। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो। सीएम योगी के इस बयान से सीख लेते हुए प्रयागराज के मियां भाई अब कायदे में रहने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो मुहर्रम से ठीक पहले प्रयागराज की बड़ा ताजिया मुहर्रम कमेटी ने एक बड़ा फैसला लिया। वो ये कि अब की बार मुहर्रम पर ताजिया नहीं निकाला जाएगा। अब की बार मुहर्रम पर कोई जुलूस भी नहीं निकलेगा। मतलब ये कि हर साल की तरह मुहर्रम की 10वीं यानी यौम आशुरा के मौके पर मियां भाई जो ताजिया और जुलूस निकालते थे, लेकिन इस बार 26 जून को मुहर्रम की 10वीं पर प्रयागराज की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहेगा। 16, 17 और 2015 में भी मुहर्रम का जो जुलूस है ताजिए का वो नहीं निकाला गया था दशहरे के चलते, लेकिन इस बार भी हालात और परिस्थितियों को देखते हुए जो इंतजामिया कमेटी से जुड़े लोग हैं उन्होंने फैसला लिया है कि ताजिए का जुलूस न सिर्फ 10वीं का बल्कि 9वीं और अलम के जो जुलूस हैं वो नहीं निकाले जाएंगे। प्रयागराज में बड़ा ताजिया कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद कमेटी की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया जिसमें यौम आशुरा के दिन ताजिया और जुलूस ना निकालने की अपील की गई। आपको बता दें कि बड़ा ताजिया के मुहर्रम के जुलूस में लाखों की भीड़ उमड़ती है। अकीदतमंद जियारत के लिए इमाम बाड़े से करबला तक जाते हैं। जुलूस के दौरान प्रतीकात्मक मकबरा यानी कि ताजिया भी रहता है। हालांकि बड़ा ताजिया कमेटी मुहर्रम के मौके पर ताजिए का जुलूस और अलम क्यों नहीं निकालेगी, फिलहाल ये तो साफ नहीं किया गया है, मगर बड़ा ताजिया कमेटी के इस फैसले से इलाके के भाईजान जरूर सन्न हैं। किसी तरह की कोई बात ना हो, शायद इस वजह से कि जरा सी बात होती है तो बहुत सारे फसाने बन जाते हैं। जैसे पहले रोड पे हुआ करता था, लेकिन ऐसा अब हमको नहीं लगता कि बहुत उत्साह लोगों में रहेगा। ये जो निर्णय लिया गया है कमेटी की तरफ से, ये उनका अपना निर्णय है या कोई सरकारी आदेश है या किसी दबाव में लिया गया निर्णय है शासन या प्रशासन की तरफ से। हालांकि प्रयागराज की बड़ा ताजिया कमेटी के इस फैसले के पीछे कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को भी वजह माना जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार ने मुहर्रम और ताजिए के जुलूस के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले, माहौल खराब ना हो, इसके लिए सख्त गाइडलाइन जारी कर रखी है। वो ये कि ताजिए की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। जुलूस में अवैध हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध है। ताजिए के पास ज्वलनशील सामग्री का उपयोग वर्जित है। जुलूस के दौरान बिजली के खंभों, तारों या पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं है। डीजे की आवाज तय मानकों और ध्वनि सीमा के भीतर होनी चाहिए। मुहर्रम के दौरान किसी भी नई परंपरा को शुरू करने की अनुमति नहीं है। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला जाए। जहां प्रयागराज में मुहर्रम के मौके पर जुलूस और ताजिया ना निकालने का फैसला लिया गया है, तो वहीं मुजफ्फरनगर में मुहर्रम से पहले योगी फोर्स ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके लिए मुस्लिम समुदाय और बाकी लोगों के साथ बैठक की। मकसद मुहर्रम जैसे संवेदनशील त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाह रहा हूं कि कोई भी शांति व्यवस्था प्रभावित करने का अगर प्रयास करेगा, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया पर कोई ऐसा फोटो डालेगा, सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने में अगर कोई अराजकता पैदा करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में मुहर्रम का जुलूस सीसीटीवी की निगरानी में निकलेगा। माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जाएगी ताकि हालात काबू में रहे, और अगर किसी ने कायदा तोड़ा तो योगी राज में उसका अंजाम क्या होगा शायद ये बताने की जरूरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिहाद चाहे किसी भी रूप में हो, योगी राज में जिहादियों की अब खैर नहीं। जिम जिहाद के खिलाफ यूपी में ऑपरेशन जिम ट्रेनर वेरिफिकेशन लॉन्च हो चुका है। इसकी शुरुआत गाजियाबाद से हुई। जिम मालिक अगर जिम ट्रेनर का अता पता और उनके असली नाम का कार्ड नहीं बनवाते तो कड़ी कार्रवाई तय। शामली की घटना के बाद योगी सरकार से इसी तरह के एक्शन की उम्मीद थी और हुआ भी। पहले जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून, फिर मेडिकल कॉलेजों में एंटी कन्वर्जन सेल, और अब हर एक जिम ट्रेनर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य।
हिंदू बेटियां किसी जिहादी का शिकार नहीं हो जाएं, लिहाजा सीएम योगी आदित्यनाथ फुल ऑन एक्शन में हैं। जिहाद का फॉर्मेट कोई भी हो, कड़ी कार्रवाई तय है। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हिंदू बेटियों के साथ खिलवाड़ के खिलाफ अब सबसे बड़ा हंटर चलने वाला है और अब की बार इस चाबुक के टारगेट पर हैं कन्वर्जन गैंग वाले जिम ट्रेनर। ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि ट्रेनर अपनी पहचान छुपाकर ट्रेनिंग देते हैं और उसको लेकर कुछ नई गाइडलाइन जारी की है। सबसे पहले जानिए कि गाजियाबाद प्रशासन ने जिम ट्रेनर के लिए जो नई गाइडलाइंस जारी किया है उसमें खास क्या है। नंबर 1, जिम मालिकों को ट्रेनर रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। नंबर 2, ट्रेनर को असली नाम पते वाला आईडी कार्ड पहनना होगा। नंबर 3, सप्लीमेंट्स की सलाह देने वाले ट्रेनर्स सर्टिफाइड होंगे। नंबर 4, जिम के सरप्राइज इंस्पेक्शन किए जाएंगे। नंबर 5, नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। लोग अनिवार्य करने जा रहे हैं जिसमें उनका रियल नाम क्या है पूरा उसमें पता होना चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति उनसे ट्रेनिंग ले रहा है उनके बारे में पूरे तथ्य वो जाने, सही नाम और सही पता, पूरी पहचान उनके बारे में जाने। जिम ट्रेनरों के खिलाफ सख्ती की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो रहा था इन जिम में जिसके लिए गाजियाबाद प्रशासन को स्पेशल ऑर्डर जारी करने पड़े? तो इसकी जड़ में है मिर्जापुर में जिम चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 10 आरोपी गिरफ्तार हुए, 30 से ज्यादा महिलाओं को निशाना बनाया गया था। शामली में हाल ही में जिम ट्रेनर चांदनी पर अवैध धर्मांतरण के आरोप लगे। अलीगढ़ में भी जिम मालिक पर पहचान छिपाकर धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप थे। ऐसे में सख्ती जरूरी थी और इस सख्ती का स्वागत जिम ट्रेनर भी कर रहे हैं और वर्कआउट करने वाले लोग भी। नहीं, ये बहुत अच्छा आदेश दिया है डीएम सर ने और इस आदेश को हम बहुत अच्छे से करेंगे भी। और आईडी वगैरह अगर है तो उसको पुलिस वेरिफिकेशन से हम इसको पूरा प्रॉपर करवा करके उनके आधार कार्ड चेक करवा करके उनका एक एम्प्लॉय कार्ड बनाएंगे। कि ये सारी जो वैलिडेशन है ये जिम ओनर का काम है, राइट। ये जिम ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके सर्टिफिकेट्स वैलिडेट करवाए, जो भी आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है लाइक आधार कार्ड एंड एवरीथिंग। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, इस तरह जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं सबका आईडी कार्ड बनता है। इससे पहले भी जिम जिहादियों के इलाज के लिए योगी फोर्स ने कई कदम उठाए हैं और बाकायदा सख्त नियम बनाए गए हैं। हर जिम में सीसीटीवी लगाया जाएगा, महिलाओं का समय अलग रखा जाएगा, हर जिम में महिला ट्रेनर जरूरी हो, हर जिम की जांच की जाएगी, एंटी रोमियो स्क्वाड भी चेकिंग करेगा। अच्छी चीज़ है ये, इवन फॉर द क्लाइंट्स, फॉर द जिम और जो हमारे जिम के एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए, ताकि कोई भी पर्सन जो है अपने रियल आइडेंटिटी को छुपा के कोई गलत काम ना कर सके। पुलिस वेरिफिकेशन का भी जो नया रूल है मैं बहुत इम्प्रेसिव हूँ इससे, क्योंकि लोग धर्म बदल के, अपना नाम बदल के, चेंज करके वो अपना एज अ नौकरी करते हैं। तिलक लगाकर, कलावा पहनकर हिंदू होने का दिखावा करते कई जिम ट्रेनर की करतूतें सामने आ चुकी हैं। जिम धर्मांतरण का अड्डा बनते जा रहे थे। यही वजह है कि अब जिला दर जिला एक एक कर जिम जिहादियों पर हंटर चलना शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं इस सब से जो है कुछ ऐसे जो मामले सामने आते हैं जिसमें अपना नाम बदलकर, धर्म बदलकर और लव जिहाद के मामले सामने आ रहे थे, उन पे काफ़ी हद तक रोक लग पाएगी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का इलाज इस अंदाज में होता है कि वो दोबारा कभी अपराध के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक तरफ उनका बुलेट इलाज होता है तो वहीं दूसरी ओर डुगडुगी वाला इलाज किया जाता है। बुलेट वाला इलाज जहां उन्हें ना ताउम्र 2 कंधों का मोहताज बना देता है, तो डुगडुगी वाले इलाज से वो पाई पाई के मोहताज हो जाते हैं। शुक्रवार को एक बार फिर अपराधियों को योगी फोर्स ने यही डबल डोज दिया। कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए। नियमानुसार इस जमीन को कुर्क की गई। सुनो। उत्तर प्रदेश पुलिस न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर मजबूती से कार्य कर रही है। योगी राज में जीरो टॉलरेंस नीति हर मोर्चे पर लागू है। अपराधी हो, कब्जाधारी हो, माफिया हो,
या फिर बड़े से बड़ा गैंगस्टर, योगी फोर्स चुन चुन कर सबका इलाज कर रही है। इसके लिए योगी की बुलेट भी चल रही है और डुगडुगी भी बराबर बजाई जा रही है। ढोल लेकर मुनादी करती योगी प्रशासन की ये तस्वीरें मऊ जिले की हैं, जहां योगी प्रशासन का अमला गैंगस्टर के हथियाई जमीन पर डुगडुगी बजा रहा है। योगी फोर्स और राजस्व विभाग की टीम मुनादी कर रही है। इस जमीन को आज के बाद अभी बिना आदेश के ना कोई खरीदेगा। मऊ में जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर नवीन सिंह उर्फ रिंकू पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत शिकंजा कसा गया है। करीब 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। योगी प्रशासन ने 6 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति को प्रशासनिक कब्जे में ले लिया है, क्योंकि ये पैसा अपराध के जरिए जुटाया गया था और उस पैसे से गैंगस्टर नवीन सिंह ने अपनी पत्नी और मां के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्तियां खरीद ली थी, जिनकी कुर्की कर ली गई है। यूपी में अपराधियों के लिए ये एक कड़ा और बड़ा संदेश है कि अब अपराध से जुटाई संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। कानून के शिकंजे से कोई बच नहीं पाएगा, फिर चाहे उसके लिए बुलेट चले या फिर ढोल नगाड़े बजे। ऐसे में फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और हापुड़ में पुलिस ने अपराधियों का बुलेट ट्रीटमेंट किया। फिरोजाबाद में रघु उर्फ राघव को मुठभेड़ में पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस को सूचना मिली थी कि वो और उसका एक साथी मिलकर शनिदेव मंदिर के पास चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो रघु ने फायर कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से रघु घायल हो गया और उसके साथी राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह अमरोहा में आयशा हत्याकांड के आरोपी परवेज से योगी फोर्स की मुठभेड़ हो गई। परवेज आयशा का प्रेमी था। आरोप है कि किसी बात से नाराज होकर उसने आयशा का गला घोंटकर मार डाला, जिसके बाद मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। ये सामने से जब आता हुआ दिखाई दिया, पुलिस ने इसको रोकने के लिए कहा तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें हमारा एक आरक्षक वो बाल बचा और अभियुक्त की पूछताछ में जो घटना हुई थी आयशा नाम की महिला की हत्या की, उसको इसने कबूल किया। वहीं हापुड़ में भी पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसमें योगी फोर्स ने उसके पास से एक तमंचा और एक बाइक बरामद की। अब पुलिस उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। ये नया यूपी है, यहाँ अपराध करने वालों को योगी फोर्स बख्शती नहीं है। हाथों हाथ इनका इलाज कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात के भरूच का जामा मस्जिद विवादों में घिर गया। वजूखाना हटाने से शुरू हुआ बवाल अब हिंदू और जैन संत की मूर्तियां मिलने के बाद टूट पड़ चुका है। 15 जून को हिंदू संगठनों ने इकट्ठा होने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर मस्जिद ट्रस्ट की नजर पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट पर टिकी है। क्या है भरूच के इस मस्जिद का सच? क्या तय खाने से निकली हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां इस बात का साक्ष्य है कि जामा मस्जिद कभी हिंदू मंदिर था? जैन तीर्थंकर की मूर्ति, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति, मंदिर के निशान, तहखाने से मिला मस्जिद के मंदिर होने का प्रमाण। ये मूर्तियां और ये पत्थर जहां पड़े हैं वो गुजरात के भरूच की 700 साल पुरानी जामा मस्जिद है। ये वही मस्जिद है जिसके वजूखाने को लेकर विवाद है, लेकिन बड़ा विवाद तो अब शुरू हुआ है जब एक वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के भूमिगत हिस्से में मूर्तियां हैं, नक्काशीदार पत्थर हैं और ऐसे अवशेष हैं जो इस जगह के इतिहास पर सवाल खड़ा करता है कि ये मस्जिद है या प्राचीन मंदिर। लिहाजा ये पूछा जा रहा है कि क्या भरूच में भी एक ज्ञान वापी है? वीडियो में कैद दावे के मुताबिक मस्जिद के तहखाने में जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ की प्रतिमा मिली है। हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी कई प्राचीन मूर्तियां मौजूद हैं।
इस वीडियो के सामने आने के बाद अब मांग तेज हो गई है कि परिसर की वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई का पता चल सके। इसके लिए 15 जून को लोगों को इकट्ठा करने का आह्वान भी किया गया है। आने वाले 15 जून को सुबह 11 बजे हमें भरूच में इकट्ठा होना है। सभी को, सिर्फ महानुभावों को नहीं, सबको इकट्ठा होना है। एक तरफ हिंदुओं का दावा है, दूसरी ओर है जैन धर्म के लोगों का दावा। जैन धर्म के संतों ने इसे समड़ी विहार और शकुनिक विहार बताते हुए पूरे परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण और संरक्षण कराने की मांग की है। जो विषय एक लंबे समय से हमारा चल रहा था उसमें एक प्रथम शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में भी बाकी नियमों का पालन उनके समय मर्यादा में करवाया जाएगा, यही अपेक्षा है और राष्ट्रीय धरोहर की संरक्षण के लिए ये महत्व का भी है। भरूच के जामा मस्जिद के अस्तित्व की कहानी ऐतिहासिक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। एक और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर होने का प्रमाण दे रही हैं, दूसरी ओर तीर्थंकर की प्रतिमा जैन धर्म के विहार होने का संकेत दे रही है और तीसरी ओर है जामा मस्जिद ट्रस्ट जो सभी दावे को खारिज करते हुए इसे ऐतिहासिक जामा मस्जिद बता रहा है। मस्जिद ट्रस्ट की दलील है कि जिस हिस्से का वीडियो वायरल किया गया वो प्रतिबंधित इलाका है, तो तहखाने में लोग कैसे पहुंचे इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो प्रतिबंधित एरिया है, ऐतिहासिक जुमा मस्जिद, उसमें से कोई जांच नहीं सकता, कुछ ले नहीं सकता, कुछ निकाल नहीं सकता। ये कौन उतरा अंदर, कैसे उतरा? मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचा और दावा किया कि जामा मस्जिद के मस्जिद होने के ऐतिहासिक और धार्मिक प्रमाण उनके पास मौजूद हैं। પુરાતત્વ ખાતે આપેલી છે, તમે કલેક્ટર સાહેબને મળો, એટલે આજે અમારે એક કમ્પ્લેન છે। આખી કમ્પ્લેન લઈને અમારા જે વકીલની ટીમ છે। भरूच के इस ऐतिहासिक ढांचे का सच क्या है? फिलहाल पूरे मामले में सभी पक्षों की नजर पुरातत्व विभाग की अंतिम आधिकारिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है। आगे की प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगी। इस बीच भरूच में हड़कंप मचा हुआ है कि जामा मस्जिद के तहखाने में हिंदू देवी देवता कैद क्यों रहे। भरूच से वासु परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.